बिहार अमीन लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार अमीन परीक्षा के लिए 75 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव चैट में वो लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें अपने ग्रुप में। जो लोग बिहार अमीन की तैयारी करते हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग 75 क्वेश्चन करने वाले हैं बिहार अमीन परीक्षा स्पेशल, जिसमें जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, जनरल साइंस और जनरल हिंदी के क्वेश्चन शामिल होंगे। बिल्कुल आपका एग्जाम वाला प्रश्न होगा, जैसा कि आपके बिहार अमीन के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वैसे ही प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। तो आप लोग जल्दी से एक बार इस वीडियो से जुड़ जाएं और वीडियो के लिंक को शेयर कर दें। हर प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा, तो हर प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आज का हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। जो लोग वीडियो के साथ जुड़ गए हैं वो लोग वीडियो को लाइक भी कर देंगे, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हम मोटिवेट होते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1952। तो फटाफट इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। सही जवाब इस प्रश्न का बिल्कुल आप लोग सही दे रहे हैं। देखिए, जितने लोग भी जुड़ चुके हैं, अमित जुड़ चुके हैं और देखिए यहाँ से आंसर आने भी लगा है। देखिए, गुड्डू जुड़ चुके हैं और देखिए बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ और देखिए सभी का आंसर सही आ रहा है। अब प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए हो जाएगा 1950। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1950 में लागू किए गए, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पीडीएफ आपको इसका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डेली आपको 8 बजे रात को प्रैक्टिस सेट लाते हैं, जिसमें लाइव टेस्ट होता है और इसका पीडीएफ क्लास होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। 2 नंबर प्रश्न है कि मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है? आपको बताना है कि मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है। फटाफट इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब देने का प्रयास करें। जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, 2 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर आप लोग बता रहे हैं, ऑप्शन सी बता रहे हैं श्रम। मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत श्रम है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है और करेक्ट आंसर है। देखिए, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लोग लाइक कर दे, क्योंकि बार बार आपको हम नहीं कहेंगे कि वीडियो को लाइक कीजिए। और देखिए, जो लोग बिहार अमीन की परीक्षा की तैयारी करते हैं उन तक यह वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि डेली हम लोग 8 बजे रात को यहाँ लाइव टेस्ट बिहार अमीन परीक्षा के लिए करते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? जल्दी से बताइए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया। 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो आप लोग बता रहे हैं, ऑप्शन बी बता रहे हैं 1952। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में किया गया और 1952 इस प्रश्न का बिल्कुल आपका करेक्ट और सही आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। चारों ऑप्शन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर आप लोग बता रहे हैं, ऑप्शन सी बता रहे हैं दिगंबर। दिगंबर जो है आसमान का परिवाची शब्द है, ये किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल आपका करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 5 नंबर है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? आपको बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी। चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है, फटाफट आप लोग लाइव चैट में जाकर कमेंट कीजिए। और देखिए, गलती हो रहा है तो निराश मत होइए, अभी भी समय है, कुछ दिन आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए। और सभी लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया होगा और नहीं हुआ होगा तो उसके ऊपर वीडियो बना दिए हैं, और एग्ज़ाम सेंटर पर आपको क्या क्या लेकर जाना है इसके ऊपर भी वीडियो बना दिए हैं, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। 5 का जो सही आंसर आप लोग बता रहे हैं, ऑप्शन बी बता रहे हैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी। निम्नलिखित में से बॉम्बे यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी।
तो देखिए सबसे पहले बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एग्जाम वाला प्रश्न है, क्योंकि 75 MCQ प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर प्रश्न है, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर है उसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो लोग बता रहे हैं, जो लोग भी बता रहे हैं उनका सही आंसर आ रहा है, और जो लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं विशाखापट्टनम, उनका तो बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी वाले जिन लोगों का भी है उनका सही आंसर है। तट आधारित इस्पात संयंत्र जो है और विशाखापट्टनम में स्थित है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ लोग तूतीकोरन कह रहे हैं, तो तूतीकोरन बंदरगाह है, ये नहीं होगा, ये गलत है, लेकिन विशाखापट्टनम इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए जितने लोग भी जुड़ चुके हैं वो लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। 7 नंबर प्रश्न है, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपके सामने हम लाइव जुड़ चुके हैं। किसी प्रकार का अगर आपके मन में डाउट हो तभी आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगा। किसी प्रकार का क्वेश्चन हो आपके मन में तो देखिए 7 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को हम निक्षालक कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? आप जल्दी से बताइए कि सारस कहाँ का राज्य पक्षी है। तो देखिए सारस जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य का, यूपी का राज्य पक्षी है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप हमें ये बताइए कि बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कृष्णा सिंह थे, आप याद रखिएगा। एक लड़का पूछा है कि सर बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्णा सिंह थे। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिहार के राज्य पक्षी कौन है। आगे देखिए शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस यहाँ लिखना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 का जो सही आंसर आप लोग बताइएगा। ये भी क्वेश्चन बहुतों बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। तो शहीद दिवस जो है वह 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, और इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट केवल घरेलू एयरपोर्ट है? आपको बताना है 4 एयरपोर्टों में से कौन सा एयरपोर्ट जो है वह घरेलू एयरपोर्ट है। तो देखिए 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही आंसर। डाबोलिन एयरपोर्ट गोवा जो है, श्रीनगर एयरपोर्ट, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, ये सभी घरेलू एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए 11 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में पहला डाक टिकट कहाँ जारी किया गया? ब्रिटिश भारत में पहला डाक टिकट कहाँ जारी किया गया? तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, कराची में। ब्रिटिश भारत में पहला डाक टिकट कराची में जारी किया गया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। देखिए पीडीएफ के लिए आप लोग बार बार कमेंट बॉक्स में मत पूछिए कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो मिल जाएगा। वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जितने भी क्लास होता है वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो लोग नए जुड़े हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दें, एक बार अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। 12 नंबर प्रश्न है, मेन कैंप का लेखक कौन है? आपको बताना है कि मेन कैंप का लेखक कौन था। तो जल्दी से बताइए कि मेन कैंप का लेखक कौन था। 12 का जो सही आंसर आ रहा है ऑप्शन ए आ रहा है, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर जो था वह मेन कैंप का लेखक था, और ए नंबर प्रश्न आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, सन 1917 की क्रांति से पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? तो देखिए सन 1917 की जो क्रांति रूस में हुई थी, उसके बाद जो था उस समय जो वहाँ का सम्राट था, मतलब अंतिम सम्राट था, वह आपका जार निकोलस द्वितीय था। बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया है कि सन 1917 की क्रांति से पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए, 13 नंबर आपको हम दिखाते हैं। 13 नंबर तो हो गया, 14 नंबर हम लोग देखेंगे।
14 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए है जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन सी थियोडर रूजवेल्ट, ऑप्शन डी जॉन कैनेडी। तो आप फटाफट इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है। और देखिए कुछ लड़के कमेंट करने भी लगे। देखिए जो पढ़ा है उसको तो क्वेश्चन याद ही होगा, लेकिन जो नहीं पढ़ा है उसको अभी भी पता नहीं है कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ताकि बिहार अमीन के एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करें। तो देखिए उनका काम यह है भटकना, यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से यहाँ आएंगे, लेकिन वो कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक रहिएगा। 75 क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके बिहार अमीन के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 14 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन। संयुक्त राज्य के अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है। अब्राहम लिंकन विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रॉसी मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए? तो आपको बताना है कि मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए, उस इंग्लैंड राजा का आपको नाम बताना है। तो 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा किंग जॉन। किंग जॉन जो थे उन्होंने ही मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के हस्ताक्षर किए थे। तो किंग जॉन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाने के लिए संयुक्त रूप जो है यूएनओ जो है उसका जो है सुरक्षा परिषद जो अंग है वह मुख्य रूप से उत्तरदायी है। यूएनओ का काम है, यूएनओ के सुरक्षा परिषद अंग का काम है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखे। अगला प्रश्न देख लीजिए। सन 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच में बड़ी फूट को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह है। तो देखिए सन 1917 में कांग्रेस जो थे वह दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक होता है नरम दल और एक होता है गरम दल। और उस फूट को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा सूरत फूट। सूरत अधिवेशन में हुआ था और लखनऊ अधिवेशन में फिर पेचअप हो जाता है, फिर आपस में आकर मिल जाते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बताइए अगला प्रश्न 18 नंबर, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुतों बार पूछा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। बहुत बार आप सभी के एग्जाम में पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन हम लाए हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में देखने को क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे, क्योंकि 75 क्वेश्चन ही हम आपके लिए लेकर आए। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 19 नंबर, वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, ताकि आपको बताना है कि वर्साई के संधि पर हस्ताक्षर क्यों किए गए। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर इसलिए किया गया ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोबाइल स्क्रीन पर है। 20 नंबर है कि शीत युग में मूल रूप से जिनके बीच संघर्ष था वे कौन थे? तो देखिए शीत युग में जो जिनके बीच संघर्ष था वो कौन है? तो वो जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ। संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ में शीत युग में संघर्ष था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए बहुत सारे लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, गलत आंसर कमेंट कर रहे हैं। तो देखिए घबराना नहीं है, आराम से आंसर को कमेंट कीजिए और सही आंसर कोशिश कीजिए कि सही आंसर आप हमें बताएं। और देखिए राजन जुड़ चुके हैं, विक्की जुड़ चुके हैं, बहुत लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो देखिए सबका नाम लेने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन छूट जाएगा और कम समय में हम लोग को अधिक तैयारी करना है, इसलिए सबका हम नाम नहीं ले पा रहे हैं। और जो लोग नए जुड़े हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे। आपके लाइक करने से ही हम मोटिवेट होते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिहार अमीन के परीक्षा के लिए अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दें। 21 नंबर क्वेश्चन है,
हाल ही में ब्रिक्स देशों ने बहुपक्षीय विज्ञान परियोजनाओं के समर्थन के लिए निम्न में से किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए करंट अफेयर्स का सवाल है, तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलंबो घोषणा पत्र। हाल ही में ब्रिक्स देशों ने बहुपक्षीय विज्ञान परियोजनाओं के समर्थन के लिए कोलंबो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में जॉन पोम्बे मंगुफुली ने निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो देखिए ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है, और करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते हैं तो इस प्रश्न का जवाब देने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मिस्र। मिस्र देश के अभी जो राष्ट्रपति हैं जॉन पोम्बे मंगुफुली हैं, जो अभी चुनाव जीते हैं। और देखिए मिस्र नील नदी का उपहार मिस्र देश को कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और नील नदी को ही जो उपहार है वो मिस्र देश को कहा जाता है। 23 नंबर प्रश्न है, हाल ही में हास्य अभिनेता जिमी मोरालेस को निम्न में से किस देश का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? तो देखिए हाल ही में हास्य अभिनेता जिमी मोरालेस को जो है वह उनको होंडुरास देश का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, हाल ही में निम्न में से किस देश ने अपनी 3 दशक पुरानी एक बच्चे की नीति को छोड़ने की घोषणा की है? तो देखिए हाल ही में भूटान ने अपनी 3 दशक पुरानी एक बच्चे की नीति को छोड़ने की घोषणा की है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम आपको लेकर चलते हैं। अगला प्रश्न 25 नंबर है, हाल ही में निम्न में से किस फिल्म फेस्टिवल में एग्री इंडिया गार्डेंस ने पीपुल्स चॉइस अवार्ड जीता है? तो देखिए हाल ही में किस फिल्म ने? तो हाल ही में कनाडा फिल्म फेस्टिवल ने एग्री इंडियन गार्डेंस ने पीपुल्स चॉइस अवार्ड जीता है। तो कनाडा फिल्म फेस्टिवल इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए सभी करंट अफेयर्स के सवाल हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिहार अमीन के एग्जाम में। और पहले ही हम बताए हैं कि इसमें जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और जीएस और करंट अफेयर्स करेंगे। 26 नंबर प्रश्न देख लीजिए, हाल ही में निम्न में से किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की राशि परिषद का गठन किया गया है? तो देखिए 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, हाल ही में दिवालियापन कानून सुधार समिति ने किस कंपनी के दिवालियापन के मामले को निम्न में से कितने दिन में सुलझाने की समय सीमा तय करने की सिफारिश की है? तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 200 दिन हो जाएगा। करंट अफेयर्स में आप लोग गड़बड़ा जा रहे हैं तो आप लोग घबराइए मत। करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ लीजिएगा 6 महीना प्रीवियस का, क्योंकि उतने से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला देख लीजिए, हाल ही में देश के बुनियादी उद्योगों में निम्न में से कितनी फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 3.0%। 3.0% इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है, हाल ही में वेस्टर्न कोलफील्ड के दिनेश यूकेन ओपन कास्ट खान परियोजना का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो देखिए यूकेन ओपन फास्ट जो खान परियोजना है यह 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यह हैदराबाद शहर में किया गया है। अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं। अगला प्रश्न 31 नंबर है, घर के विद्युत परिपथ में सुरक्षा हेतु फ्यूज तार किस प्रकार का होना चाहिए? देखिए जनरल साइंस का क्वेश्चन आने लगा, तो अब इस प्रश्न का जवाब आप लोग देने का प्रयास कीजिए कि घर के विद्युत परिपथ में सुरक्षा हेतु फ्यूज तार किस प्रकार का होना चाहिए? तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। घर का जो फ्यूज होना चाहिए वह उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक का होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लीजिए 32 नंबर, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं
तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 9। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर देखिए। सौर ऊर्जा का स्रोत है सूर्य के अंदर होता है। सौर ऊर्जा का स्रोत है सूर्य के अंदर होता है। तो आपको बताना है कि सूर्य के अंदर किस कारण से सौर ऊर्जा हमें प्राप्त होता है और सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो देखिए 33 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो होता है वह सौर ऊर्जा का स्रोत है और सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन ही होता है। अगला देखिए, हमारी मंदाकिनी की आकृति है। आपको बताना है कि हमारी जो मंदाकिनी है उसकी आकृति क्या है। तो इसका सही आंसर सक्षफल हो जाएगा। और आप लोग भी बताने लगे क्योंकि इस प्रश्न का कई बार हम करवा चुके हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। अगर आप इंटर में थोड़ा सा भी केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़े हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जनरल साइंस आपका ठीक हो जाएगा। तो फटाफट इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी बता रहे हैं KCl और बिल्कुल सही आंसर है। आयनिक यौगिक जो है वह पोटेशियम क्लोराइड ही है, मतलब KCl है। KCl को कहेंगे पोटेशियम क्लोराइड कहेंगे। आगे देखिए, कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस है। ये भी क्वेश्चन बहुतों बार आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जाम में पूछा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस है। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए एक बार। और 36 का ऑप्शन डी हो जाएगा C20H42। C20H42 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि बफरिंग हो रहा है सर, क्या सच में बफरिंग हो रहा है? एक बार कमेंट बॉक्स में कन्फर्मेशन दे दीजिए कि बफरिंग हो रहा है क्या, एक बार बता दीजिए। क्योंकि आपके सामने हम लाइव जुड़ चुके हैं तो कभी कल नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हम यहाँ पढ़ाते रहते हैं और आप लोगों को कुछ दिखाई ही नहीं देता है। तो ऐसा हो रहा है कि बफरिंग हो रहा है। चलिए, नो नो नो, ठीक है। राजन कुमार नो, ठीक है, नो, ओके। बफरिंग नहीं हो रही है, झूठा कमेंट मत कीजिए कि सर बफरिंग हो रहा है। बफरिंग नहीं हो रही है। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न 37 नंबर है। सबसे अधिक बेसिक ऑक्साइड है। सबसे अधिक बेसिक ऑक्साइड है। तो 37 का जो सही आंसर आप लोग बता रहे हैं K2O पोटेशियम ऑक्साइड को बता रहे हैं। ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए। बड़े बड़े बांधों से होता है। आपको बताना है कि बड़े बड़े बांधों से क्या होता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार अमीन के जितने लोग भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है, उनका परीक्षा है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग उन तक यह वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं और वीडियो को शेयर करिए। और जो लोग अभी तक नए जुड़े हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वो लोग वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि डेली आपको 8 बजे रात को यहाँ लाइव टेस्ट मिल जाता है बिहार अमीन के लिए। 38 का सही आंसर आप लोग बताने लगे हैं। 38 का ऑप्शन डी हो जाएगा सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता। ऊंचे बांधों से क्या होता है कि सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता होती है। आगे देखिए 29 नंबर। बिलियन ABC तथा D के pH क्रमशः 9.5, 2.5, 3.5, 5.5 है। अधिकतम अम्लीय विलयन क्या होगा। तो बताइए कि अगर A का pH मान 9.5 है, B का pH मान 2.5 है और C का pH मान 3.5 है और D का pH मान 5.5 है, तो अधिकतम अम्लीय विलयन कौन सा होगा। तो देखिए इसमें अधिकतम जो अम्लीय विलयन होगा कौन सा होगा, जिसका सबसे कम रहेगा। तो कम तो 2.5 है जो B का है, मतलब ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही और राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए। एक अभिक्रिया दिया गया है CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu। इस अभिक्रिया में निम्नलिखित में कौन अवकारक है। तो देखिए इस अभिक्रिया में जो है वह Fe जो है फेरस है, फेरस जो है वह अवकारक का काम करता है। तो Fe इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें त्रुटि वाले शब्द हैं, 41 से जो होगा उसमें त्रुटि वाले शब्द है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा देखने को। देखिए आगे जो क्वेश्चन है वो हिंदी का है। पहले निर्देश दिया गया है, यहाँ से आपका जनरल हिंदी
का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो देखिए, जो लोग अभी नए जुड़े हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वो लोग वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर क्लास ख़त्म होते ही मिल जाएगा, तो पीडीएफ आप इसका टेलीग्राम चैनल पर ले लीजिएगा। पहले निर्देश आप लोग देख लीजिए। नीचे दिए गए वाक्य में से त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसे अनुरूप ए या बी या सी को चुनिए, और यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी को चुनिए। मतलब गलत वाक्य को आपको चुनना है। वाक्य है, देख लीजिए, मेरे दृष्टि में हरिश्चंद्र वही हो सकता है जो मुसीबतों में भी अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों पर दृढ़ रहता है, और डी नंबर है कि कोई त्रुटि नहीं है। देखिए, जब आप इंग्लिश का क्वेश्चन, इंग्लिश में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इरोर वाला, इरोर के टाइप का ही ये क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि इस प्रश्न का आपका आंसर क्या होने वाला है। देखिए, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न का, उसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, अपनी प्रतिज्ञा के शब्द पर दृढ़ रहता है। यही इसमें गलती है और ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला निर्देश देख लीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक चारों विकल्प में से असंगत शब्द को छांटना है। रीजनिंग जैसा प्रश्न है कि जो असंगत है उसको छांटना है। तो देखिए, इसमें प्रतिक्रिया है, प्रत्युत्तर है, प्रतिदिन है, प्रतिशोध है। तो इसमें असंगत वाक्य कौन सा है, असंगत शब्द कौन सा है? तो 42 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रतिदिन जो है वह असंगत शब्द है, बाकी सब वो एक ही हैं। 43 नंबर का निर्देश पढ़िए कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कलांकित शब्द के 4 संभावित तात्पर्य दिए हैं, सही विकल्प को चुनिए। तो देखिए, अध्यायवासी, अध्यावसायी है, अध्यायवासी नहीं है, अध्यावसायी है। तो देखिए, इसका अर्थ क्या होता है आपको ही बताना है, अध्यायवासी का अर्थ। तो 43 का जो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो बहुत अधिक काम करता हो। अध्यायवासी उसी को कहते हैं जो बहुत अधिक काम करता हो। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर देख लीजिए। अंतर्दृष्टि के द्वारा सबके प्राणों में ईश्वर का ही डैश दिखाई देता है। तो अंतर्दृष्टि के द्वारा सबके प्राणों में ईश्वर का ही क्या दिखाई देता है? तो ईश्वर का ही स्वरूप दिखाई देता है। अंतर्दृष्टि के द्वारा सबके प्राणों में ईश्वर का ही स्वरूप दिखाई देता है। स्वरूप यहाँ हो जाएगा, स्वरूप इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मुझे इस वस्तु में कोई विशिष्ट गुण नजर नहीं आता है, हिंदी का क्वेश्चन है। तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सामान्य। मुझे इस वस्तु में कोई विशिष्ट गुण नहीं नजर आता है, मतलब वो सामान्य। आगे देखिए, कष्ट से उत्पन्न होने वाला मुहावरा है, इसका मुहावरा टाइप का ही है, तो इसका आंसर बताइएगा। कष्ट से संपन्न होने वाला है, कष्ट से संपन्न होने वाला। तो 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कष्ट साध्य। कष्ट से संपन्न होने वाला का मतलब होता है कष्ट साध्य। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लालसा के बारे में बताना है कि लालसा क्या होता है। तो देखिए, लालसा का मतलब होता है इच्छा। तो देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किसी वस्तु को हर तरह से पास रखने की तीव्र इच्छा। लालसा का मतलब होता है इच्छा, तो किसी वस्तु को हर तरह से पास रखने की तीव्र इच्छा का मतलब लालसा होता है। आगे देख लीजिए, आगे है कि बुरी संगत में पड़कर गलत राह पर चलने वाला उसका पुत्र ही उसके जी का जंजाल हो गया है। हिंदी का क्वेश्चन है, बुरी संगत में पड़कर गलत राह पर चलने वाला उसका पुत्र ही उसके जी का जंजाल हो गया है। जी का जंजाल का मतलब मुहावरा टाइप का है, लोकगीतिया है। तो देखिए, 48 का ऑप्शन डी हो जाएगा, मुसीबत में होना। जी का जंजाल होना मतलब मुसीबत होना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, आप लोग भी कहते हैं कि वो लड़का जी का जंजाल बन गया है, मतलब हमारे लिए वो मुसीबत है। आगे देख लिए, विपरीत कार्य का मतलब पूछा है 49 नंबर। तो इस प्रश्न का फटाफट जवाब दीजिए कि विपरीत कार्य का क्या हो जाएगा। तो 49 का ऑप्शन ए हो जाएगा, पढ़े फारसी बेचे तेल। विपरीत कार्य का मतलब होता है कि पढ़े फारसी बेचे तेल। जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं कि डिग्री लेकर पकौड़े बेचिए, सरकार भी कह रही है, मतलब विपरीत कार्य हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? विपरीत कार्य हो रहा है कि डिग्री ले लीजिए और पकौड़े बेचिए। डिग्री लेकर पकौड़े बेचना, डिग्री लेकर पकौड़े बेचना,
मतलब विपरीत कार्य होना। इसका सही आंसर पढ़े फारसी बेचे तेल, मतलब फारसी पढ़ा है लेकिन वो क्या कर रहा है, तेल बेच रहा है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, अगला 50 नंबर है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनियाँ दी गई है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, वर्तनी के बारे में आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग दे दीजिए। देखिए हिंदी व्याकरण आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन हिंदी में आपसे पूछा जाएगा। तो 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा वर्तनी, सही वर्तनीय जो हो जाएगा पूजनीय हो जाएगा। पूजनीय वाला ऑप्शन ए सही है, बाकी सब पूजनीय गलत लिखा गया है। देखिए जनरल मैथ का आप सेक्शन चालू होने वाला है 51 नंबर प्रश्न से। और देखिए जनरल मैथ का यहाँ अगर डिस्कस करवाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। तो देखिए जनरल मैथ का अगर आप कहिएगा तो डिस्कस करवा देंगे, और नहीं तो इसका PDF अगर आपको दे देंगे तो आप उसमें हल सहित देंगे PDF में। तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि जनरल मैथ का हम हल करवाएं या आपको इसका PDF में ही हल सहित आपको ये दे दें। जल्दी से बताइए। देखिए सभी क्वेश्चन आपके बिहार अमीन के लिए हैं, देख लीजिए 75 क्वेश्चन है। और इसका देख लीजिए नीचे सबका आंसर है, सबका आंसर की भी है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसे आप लोग सॉल्व आराम से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, हाँ PDF दे दीजिए सर, PDF। सभी लोग कह रहे हैं कि मैथ के क्वेश्चन को रहने दीजिए और इसका PDF दे दीजिए, PDF में हम लोग घर पे कॉपी पर सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा तो अच्छी बात है, हम आपको इसका PDF दे देंगे। 25 क्वेश्चन मैथ का है, 25 क्वेश्चन मैथ का है जिसे आपको सॉल्व करना है। 25 क्वेश्चन मैथ को सॉल्व करना है और आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल पर ले लीजिएगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। सॉल्व कर आपको देंगे हम, मैथ के जितने भी 2500 सवाल है उसको सॉल्व कर देंगे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जो लोग नए हैं, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लोग गलती कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दें, क्योंकि बिहार अमीन के परीक्षा के लिए डेली रात को प्रैक्टिस सेट हम लाते हैं, वो भी एग्ज़ाम वाला प्रश्न जैसा आपके एग्ज़ाम में पूछा गया। तो PDF आप टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।